भारत होगा आत्मनिर्भर, जागे स्वाभिमान, गर्जे हिंदुस्तान। गुजरात में, यहाँ पर कर्णावती में, अहमदाबाद में हमारा परिवार के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है, आप सब लोगों का अभिनंदन है। डॉक्टर सुरेंद्र जी जो इस हमारे परिवार के कल्पनाकार हैं, उसके आत्मा हैं और बहुत ही समर्पित संगठन के कार्यकर्ता हैं। ऐसे श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र जी, बहन श्रीमती वंदना विश्वकर्मा जी जो यहाँ पर इस प्रांत इकाई की प्रमुख भी हैं, और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था प्रांत की इकाई के प्रमुख तो कुछ ना कुछ ऐसा उनको समन्वय का काम दिया होगा, लेकिन बता रही थी मेरे को मणिपुर कहाँ पता नहीं उन्होंने हमारा परिवार की इकाइयाँ शुरू कर दी हैं। साथ में उन्होंने बताया कि बंगाल में नहीं हो पाई, वहाँ अभी सोच रहे हैं। तो मेरे को ध्यान में आया कि गड़बड़ क्या हुई है। भाई अमित शाह इतना जोर लगा रहे हैं पर ममता बनर्जी हिल नहीं रही, क्योंकि अभी तक वंदना जी ने वहाँ पर इकाई नहीं शुरू की थी, और मुझे लगता है जब ये शुरू कर देंगी तो बस उससे पहले वो ममता भी अप्रैल मई में जो भी होगा उसका बेचारी है ना। श्रीमान गिरीश शर्मा जी जो यहाँ संघ के हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रचारक भी रहे हैं। श्रीमान तुषार मोदी जी जो यहाँ की हमारा परिवार इकाई के प्रमुख हैं, उन्होंने शुरू में आप सब लोगों के सामने विषय भी रखा। श्री वनमाली जी जो यहाँ संचालन कर रहे हैं। बहन तृप्ति दुबे जी जो अभी काफ़ी और जोशीला अपना उद्बोधन भी रख कर गई हैं। स्वाभाविक है, लग ही रहा होगा कि फौजियों को ऐसी भाषा में बोलना चाहिए। नेवी से कमांडर निवृत्त हुई हैं। योगेश सैनी जी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता भी हैं, और यहाँ भी उन्होंने कविता पाठ भी किया है। और उतने ही सम्मानीय सामने बैठे हुए बंधुओं और बहनों, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को इस गुजरात के बारे में कितनी कुछ जानकारी होगी, मुझे तो बहुत सीमित है। किंतु इस देश और समाज को स्वदेशी, स्वावलंबन और आजकल आत्मनिर्भरता का इसका पाठ ये गुजरात की भूमि से ही शुरू हुआ, और आज भी गुजरात की भूमि ही नेतृत्व कर रही है। स्वदेशी का पुरोधा इस देश में महात्मा गांधी जी को माना जाता है। इसी भूमि ने इस देश और दुनिया को दिया। और गांधी जी तो हम मानते हैं कि केवल भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण मानवता की धरोहर हुए। और केवल वही नहीं, स्वदेशी का पाठ, मैं परसों यहां अमूल में था। अमूल देखने के बाद वर्गीज कुरियन के सारे उनका दृष्टिकोण, विजन और उसका एग्जीक्यूशन देखने के बाद मैं कह सकता हूं स्वदेशी का अगर कोई पहला बड़ा प्रकल्प अगर किसी ने संपूर्ण भारत में नहीं संपूर्ण दुनिया में देखना हो तो वहां यहां गुजरात की भूमि में अमूल को देखना चाहिए। कल हम गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की 562 रियासतों को एक करके आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रचनाकार ऐसे महापुरुष को प्रणाम करने के लिए कल वहां भी गए। किसने दिया? इस गुजरात की भूमि ने। और सारी दुनिया में भारत का जिस मूर्ति ने नाम कम से कम एक विषय में आगे कैसे किया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की, बुद्धा स्टैच्यू चाइना की, जापान की भी एक कोई मूर्ति है, उन सब से थोड़ी बहुत नहीं, जो पिछली मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ बुद्धा की, उससे कम से कम 27 मीटर अधिक ऊंची दुनिया की सबसे विशालतम प्रतिमा वो भी इसी धरती पर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और अभी तो सारी भारत पर नेतृत्व आजकल तो एक नहीं दो गुजरातियों का ही है।
जो भी हो, ऐसी एक ओजस्वी और पवित्र भूमि में हमारा परिवार ने एक अच्छी पैठ बनाई है, अच्छी प्रक्रिया खड़ी की है। स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भरता का विचार, स्वावलंबन का विचार, ये पहले से ही यहाँ से जाता रहा है। आज उसी की एक व्याख्या कहिए या एक बार पुनर्वक्तित्व उसका, वो आज हम सब श्रवण करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इस समय पर संपूर्ण देश में आत्मनिर्भर भारत ये एक मंत्र जैसा हो गया है। सुदूर नागालैंड, मणिपुर, वहां पर भी आत्मनिर्भर भारत, तमिलनाडु में भी आत्मनिर्भर भारत, मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक रहा हूं, वहां भी यही, दिल्ली में भी यही, बाकी देश में भी यही। किंतु ये आत्मनिर्भर भारत का स्वर ये अभी कोई 2020 में घोषणा कर दी सरकार ने तभी आया है, नहीं। इसकी प्रत्यक्ष घोषणा तो राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 22 नवंबर 1991 को की थी नागपुर में। हम विचार परिवार के लोग हैं, इसलिए जानते होंगे। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ को प्रारंभ किया था, उन्होंने ही 22 नवंबर 1991 को नागपुर में भारत को आर्थिक दिशा से कैसे उठना, भारत को दुनिया की महाशक्ति कैसे बनना, वो किसी विदेशी मॉडल के आधार पर नहीं बल्कि भारतीय मॉडल के आधार पर हो सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीय अर्थरचना को सामने रखते हुए भारत के लिए मंत्र दिया स्वदेशी का, और उन्होंने उसी दिन स्वदेशी जागरण मंच का प्रारंभ किया और उसका जो लोगो बनाया, चित्र बनाया भारत, और उसमें शंखनाद हो रहा है स्वदेशी का। नीचे 3 शब्द लिखे हैं, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ये स्वावलंबन शब्द, अभी ये जो आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत, ये काफी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन यहां बता दूं मैं, 1991 में जिस समय पर स्वावलंबी भारत की बात की दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, उस समय किसी ने उनको सुना नहीं। आज संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण दुनिया इस मंत्र को रट रही है, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन 1991 में जब ठेंगड़ी ने पहली बार ये रखा, तो जो सब आंदोलनों का होता है वो उसमें से स्वदेशी आंदोलन भी गुजरा। कोई भी आंदोलन ये 4 चरणों से गुजरता ही है। पहला होता है उपेक्षा। कोई भी आप नया विचार डालते, क्रांतिकारी विचार डालते, सब लोग उपेक्षा करते हैं, ठीक है, कौन नहीं, पता नहीं कौन बोल रहा है। धीरे धीरे करके जब वो बढ़ने लगता है तो वो उसका उपहास करना शुरू करते हैं। जब उपहास में से भी आगे निकल कर उसका आकार फैलने लगता है, तब उसकी आलोचना शुरू होती है, और चौथी स्टेज पर आकर उसकी स्वीकार्यता होती है। 1991 में स्वदेशी आंदोलन उपेक्षा से प्रारंभ हुआ, आज 2020 में वो स्वीकार्यता के चरण पर पहुंच गया है। आप कहेंगे उपेक्षा हुई? हाँ, कैसा? जब हम उस समय पर सूचियां बांटते थे तो हमारे को विरोधी तो कहते ही कहते थे, अरे क्या ठीक है, ये बांटो तुम सूचियां। उस समय जमाना किसका था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, एलपीजी ये गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी का बड़ा जमाना था। हमारे को कहते अरे क्या दकियानुसी बातें करते हो, ये क्या स्वदेशी की बात है, बैलगाड़ी युग में लेकर जाओगे तुम, ये गऊ वाले, ये धोती वाले, तिलक जनेऊ वाले क्या करने वाले हो। तो वहां से शुरू हुआ, तो उपेक्षा करता है, उन्होंने कुछ करना है नहीं। हमारे को कहता है तुम मंदिर वालों की बात करते थे, क्योंकि उन दिनों में मंदिर आंदोलन चला था, तुम मंदिर वालों की बात करने वाले हो, तुम धर्म वरम वाले में, हिंदू वाले मामले में तो कुछ कर सकते हो, आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारा कोई चिंतन क्या हो सकता है।
इसलिए हमारी सूचियां बांटने को, हमारे स्थानीय खरीदने को, स्वदेशी के खरीदने के आह्वान को बिल्कुल ही उपेक्षित किया उन्होंने। और उपेक्षा उन्होंने ही नहीं की, अपनों ने भी की। 1995 में 3 जुलाई 1995 को भारत की संसद का अधिवेशन हुआ। उसमें भारत के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत WTO का सदस्य बन रहा है, और मैंने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आश्चर्य था, 91 से हम गैट वार्ताओं का और डंकल प्रपोजल्स का और WTO का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में अपने लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया कि भाई स्वदेशी वाले कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुनो। कुछ नहीं, उपेक्षा। 1996 आया, हमने एनरॉन का विरोध किया। एनरॉन अमेरिकी बिजली कंपनी थी, हमारे को मालूम था वहां पर वो गड़बड़ कंपनी है, भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनी है, लेकिन भारत में उल्टी सीधी शर्तों के ऊपर महाराष्ट्र के दाभोल के अंदर उसने बिजली परियोजना शुरू की थी। उसका सूत्र बेसिक था कि अगर जो भी प्रॉफिट होगा, 8 रुपए प्रति यूनिट का हाईएस्ट बिल पर उन्होंने काम करना था। इससे जो प्रॉफिट होगा तो उनको जाएगा, किसी कारण से उसमें घाटा हुआ तो महाराष्ट्र और केंद्र सरकार देगी। हमने विरोध किया तो हमारे उपहास के पश्चात हम उपेक्षा पर हमारा उपहास करने लग गए। अरे तुम लोगों को पता है क्या इन चीजों का, ये देश कैसे आगे बढ़ना है, इसका तुम्हारे को वो क्या आइडिया क्या है, तुम तो निक्कर पहन के अपनी लाठियां भांजो, यही बोलते थे हमारे बारे में। किंतु जैसे ही स्वदेशी जागरण मंच का आंदोलन आगे बढ़ा, व्यापक प्रक्रियाएं होने लगी, धरने बंद प्रदर्शन होने लगे विभिन्न मुद्दों के ऊपर, हमने और फैक्चुअल डाटा रखना शुरू किया, तो अब उनके ध्यान में आना शुरू हुआ जब कि अरे ये तो बड़े सीरियस ढंग से और बड़ी तेजी से संपूर्ण देश में आने लगे हैं, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। हम भी तैयार थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के लिए जो संभव प्रयत्न थे वो सब किए गए। हमारी मेंढक से उधर यात्रा हुई पशुधन संरक्षण को लेके, वर्धा से मेंढक, वर्धा यानी महाराष्ट्र में गांधी जी विनोबा भावे का स्थान, वहां से मेंढक है उसमें आंध्र प्रदेश में, वहां पर बहुत बड़ा यांत्रिक कत्ल खाना शुरू हो रहा था। 750 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए स्वदेशी कार्यकर्ता गए तो वहां पर जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर, हमारे प्रमुख अधिकारियों को पकड़कर जेल के अंदर कर दिया गया। यानी स्वदेशी आंदोलन उस समय पर विरोध प्रत्यक्ष झेलना शुरू हो गया था। और आज हम देखते हैं कि आज स्वदेशी आंदोलन की स्वीकार्यता हुई है कि जिस समय पर आज हम पत्रक लेकर जाते हैं, आज मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाता हूं, जहां जाता हूं, जिन विद्यालय या विश्वविद्यालय वाले कभी मेरे को इन विषयों पर बोलने से पहले कहते थे नहीं भाई साहब समय नहीं है, आज मेरे को स्पेशल फोन करके बुलाते हैं। मेरे को नहीं, स्वदेशी आंदोलन के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता उन सबको बुलाते हैं। आज वोकल फॉर लोकल ये युवाओं में फैशन बन गया है। आज मेड क्या नाम है, लोकल फॉर ग्लोबल, इसका बड़ा फैशन चला है। आज स्वदेशी आंदोलन स्वीकार्य हुआ है, चारों उससे निकलकर उपेक्षा, उपहास, विरोध और स्वीकार्यता, चारों पक्षों से निकलकर आज स्वदेशी आंदोलन ये देश और समाज में सफल होता दिख रहा। लेकिन आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था और ये विकास का प्रतिमान कैसा है इसका ठीक ठीक अंदाजा आप लोगों को होगा। कुछ मैं दोबारा रखने का प्रयत्न भी करता हूं। भारत 1947 में आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक है उनके कंधों पर यह जिम्मेवारी थी कि इस देश को आर्थिक विकास के कौन से प्रतिमान, कौन से मॉडल पर आगे लेकर जाना। अब नेहरू जी वे दुनिया के नेता थे उस समय पर। उस समय पर 3 बड़े नेता गिने जाते थे, नासिर, टीटो और नेहरू। जिसको कहते तूती बोलती थी, तो नेहरू जी की भी तूती बोलती थी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी छवि थी, इंटेलेक्चुअल वो बड़े जबरदस्त थे।
किंतु एक कठिनाई थी, उनकी भारतीय अर्थशास्त्र में ना तो कोई अध्ययन था और ना ही उनकी कोई श्रद्धा थी। अध्ययन हो सकता है किसी चीज का, किसी आदमी को कम रहे, चल सकता है, किंतु श्रद्धा होनी आवश्यक है। मैं इसरो की साइंस नहीं जानता हूं, इसलिए इसरो के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसरो की उपलब्धियों, उनके बारे में मेरी श्रद्धा है कि हां, वहां के जो लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नेहरू जी के मन में भारतीय चिंतन, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति ना अध्ययन था, ना उनका चिंतन था, ना श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा जब, और उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया का टेलीविजन के ऊपर प्रसारण जब हुआ, तो उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आप लोगों ने भी सुना होगा, उर्दू में है, काफले आते गए हिंदुस्तान बसता गया। उनके हिसाब से हिंदुस्तान विदेशी आए हुए लोगों का एक देश बसा हुआ है। एक दूसरी जगह पर नेहरू जी क्या बोलते हैं? नेहरू जी बोलते हैं, आई एम ए मुस्लिम बाय कल्चर। ध्यान करिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बोलते हैं, आई एम ए मुस्लिम बाय कल्चर, आई एम ए इंग्लिश बाय एजुकेशन एंड आई एम ए हिंदू बाय एक्सीडेंट। कौन सा एक्सीडेंट हुआ था कि आप जन्मे? इस दिन ये शो करता है कि उनका भारतीय इथोस और भारतीय अर्थशास्त्र में किसी प्रकार की श्रद्धा भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत को कौन से विकास के मॉडल पर डाला? तो दुनिया में उस समय पर रूसी वामपंथी मॉडल की बड़ी चर्चा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया एक ताकत बन के उभरा था, दुनिया यूनिपोलर पर हो गई थी। एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी मॉडल का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ रशिया था जो साम्यवादी मॉडल का नेतृत्व कर रहा था। तो नेहरू जी ने साम्यवादी मॉडल चुना और भारत के पहले विकास मॉडल को महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि महालनोबिस एक बंगाल के अर्थशास्त्री थे जो कि कम्युनिज्म के स्पेशलिस्ट थे। उनको उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करने वाले ये क्या नाम है सज्जन है, और बाद में भी है। उनकी योग्यता पर सवाल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत आर्थिक विकास के वामपंथी मॉडल पर, साम्यवादी मॉडल पर, जिसको उन्होंने सोशलिस्टिक मॉडल कहा, उस पर चलने लगा। इस मॉडल की विशेषता क्या थी? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट पूंजी को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं। आपने सुना होगा उस समय अगर आपको एक 20 कट्टे सीमेंट के भी चाहिए अपना मकान बनाने के लिए, तो भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। स्कूटर आपको खरीदना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और स्कूटर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद मिलता था। यहां तक कि छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो, उसके लिए भी लाइसेंस था। कोई अपनी फैक्ट्री चला नहीं सकता था, कितनी चलाना ये सब गवर्नमेंट तय करती थी। ये वामपंथी मॉडल था, साम्यवादी मॉडल था, उसको सोशलिस्टिक मॉडल करके भारत में उतारा। किंतु वो मॉडल तो 1990 में आकर फेल हुआ और भारत को दूसरी तरफ जाना ही था, क्योंकि दुनिया में पूंजीवाद और वाम मार्गी साम्यवाद का ये दो मॉडल ही चलते आए हैं। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का बड़ा प्रभाव उभर आया, किंतु 1917-18 के अंदर ही रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति भी हो गई, जिसको साम्यवादी क्रांति बोलते हैं। बोल्शेविक क्रांति इसलिए बोलते हैं, वहां की वोल्गा एक बड़ी नदी है, उसको आसपास हुआ था, वहां पर उसको समाप्त करके खूनी रक्तपात हुआ। 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए उस रशियन क्रांति के अंदर। उतने खून खराबे के बाद वहां पर साम्यवादी वामपंथ की सरकार। और द्वितीय विश्व युद्ध आते आते, यानी पहली विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का उदय हुआ, वामपंथ का जन्म हुआ रशिया में। किंतु दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में, जिसके एक तरफ थे जापान, इटली और जर्मनी, और दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी सब थे। रशिया भी बाद में इस तरफ मिल गया था। द्वितीय विश्व के अंतिम दिनों के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम्बार्डमेंट कर दी, जिसके कारण से जापान को सरेंडर करना पड़ गया। हिटलर ने क्या नाम है सुसाइड कर लिया।
जर्मनी डाउन हो गया, इटली स्वाभाविक रूप से तबाह हो गया और कुल मिलाकर विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था उभरी। उसी समय पर रशिया ये साम्यवाद का युवा देश हो चुका था। तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका और उसका साथ देने वाला पूंजीवादी पर चलने वाला यूरोप 28 देश, और दूसरी तरफ रशिया जिसका कि वामपंथी मॉडल तब तक काफी देशों में आगे बढ़ चुका था, पोलैंड में, बुल्गारिया में, पूरी जर्मनी में, इस सब में आ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों ने किया उसमें जर्मनी के 2 टुकड़े किए, एक को पूर्वी जर्मनी किया, एक को पश्चिमी जर्मनी किया। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका खेमे में चला गया, पूर्वी जर्मनी जो है रशियन खेमे में चला गया। नेहरू जी ने भारत के सामने जो थे तो वो रशियन मॉडल को चुना, किंतु 1979 1990 आते आते तक दुनिया की वामपंथी सरकारें गिरने लगी, वो इकोनॉमीज फेल होने लगी, क्योंकि वो जो विकास का मॉडल था वो गवर्नमेंट केंद्रित, सरकार के कंट्रोल्ड, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो मॉडल को फेल होना ही था। और वहां फेल होना था तो हमने तो कॉपी की थी, तो हमारा तो खुद दिवालिया निकल गया। आप लोगों को याद होगा 1990-91 के अंदर हमारे यहां पर थोड़े समय के लिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर 7 महीने के लिए टोटल प्रधानमंत्री रहे। 4 महीने तक तो ठीक ठाक चले, 4 महीने बाद सरकार गिर गई। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठे तो भारत के वित्त सचिव ने उनको जाकर कहा कि चंद्रशेखर जी आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपको बधाई, लेकिन एक आपको मैं बहुत ही दुखद सूचना दे रहा हूं। क्या है वो सूचना? ये है कि भारत का अर्थतंत्र कोलैप्स कर गया है। हमारे को जो पेट्रोल मंगवाने के लिए वो आवश्यक चीजें रहती हैं, खासकर अपनी सेना के लिए आवश्यक, उसकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। उसकी पेमेंट करने के लिए भी जो उधार लिया था उसकी भी किस्त देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास अगला अर्थचक्र केवल 10 दिन तक का है। जिस दिन भी ये 10 दिन का चक्र कम हुआ और हम कोलैप्स हुए, क्या करना? तो चंद्रशेखर जी को उस समय पर सारा करने के बाद कोई चारा नहीं था, तो 66 टन सोना हमने अपने देश का गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्वीडन के पास। तब हमारे को डॉलर मिले, तब हमारा कुछ अर्थ चक्र चल पाया। यानी हम दिवालिया हुए। आदमी अपने घर का सोना चांदी कब गिरवी रखता है? जिस समय पर उसके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके होते। तो भारत वहां से उस समय पर आया। भारत को यहां दूसरा टर्न लेना था। उसी समय राजीव जी की मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में, वहां तमिल उग्रवादियों ने उनको मार डाला। उसके कारण से सहानुभूति मिल गई और दोबारा से कांग्रेस 235 सीटें चुनाव में जीत कर आई, बाकी सहयोग इधर उधर से ले लिया। नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने और वित्त सचिव रह चुके मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया। अब यहां पर मनमोहन सिंह के सामने वही समस्या थी जो 1947-48 के समय नेहरू के सामने थी। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार आदमी, हमारे अमृतसर के रहने वाले, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे, इंटेलेक्चुअल सारी दुनिया के, अर्थशास्त्री दुनिया के, किंतु भारतीय अर्थ चिंतन क्या है, भारत की आवश्यकता क्या है, भारत क्या चाहता है, इसका अध्ययन नहीं। तो नेहरू जी ने 1950-51 में अगर देश को वामपंथी आर्थिक मॉडल पर डाला, तो 1991 में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने उसको बिल्कुल 180 डिग्री चेंज करते हुए अमेरिकन पूंजीवादी मॉडल पर डाल दिया। मल्टीनेशनल कंपनियों को आह्वान किया, ये पेप्सी कोला आ जाओ, कोका कोला आ जाओ, WTO पर हम साइन कर देंगे, गेट वार्ताओं पर हम साइन कर देंगे, अपने हम टैरिफ ये लगातार उनके अनुसार हम कम करते जाएंगे। कमाल है। हमने कहा अरे भाई हमारा भी कोई मॉडल है कि नहीं? तुम कभी इस देश को साम्यवादी मॉडल पर लाते हो, रशियन के सेंट्रिक, कभी अमेरिकन सेंट्रिक पूंजीवादी मॉडल पर लाते हो, भारतीय मॉडल पर भी चलाओ। तब वो महापुरुष खड़ा हुआ दत्तोपंत ठेंगड़ी, और उन्होंने सरल आदमी को समझ में आ जाए इसलिए उद्घोष दिया, पूंजीवाद ना साम्यवाद, हमें चाहिए राष्ट्रवाद। फिर दोहरा रहा हूं, ना पूंजीवाद ना साम्यवाद, हमें चाहिए राष्ट्रवाद। और उसका प्रतीक 22 नवंबर 1991 को उन्होंने नागपुर के अंदर स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की और उनका भारत को भारतीय आर्थिक मॉडल क्या है वो हम देंगे। वो है स्वदेशी मॉडल, वो है भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ मॉडल, वो है भारत की मिट्टी से निकला हुआ मॉडल।
भारत के पास जो सबसे बड़ी युवा शक्ति है हमारे पास, उस युवा शक्ति को रोजगार युक्त करते हुए मॉडल। लेकिन मैंने पहले कहा, उस मॉडल की उपेक्षा, उस मॉडल का उपहास, उस मॉडल का विरोध और अंततोगत्वा स्वीकार्यता, ये क्रम जो है उस समय पर चलता आया। 1990-91 में जिस समय पर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बड़ी बात हो रही थी, उस समय पर ठेंगड़ी ने सावधान किया, कहा कि इन पश्चिमी मॉडल ने 6 बड़ी विकृतियां दी हैं, इसलिए हमें दिक्कत है, हम इस मॉडल को नहीं अपना सकते। क्या दिया है इस मॉडल ने? आज भी देखिए, यहां मैं बता दूं, भारत का आर्थिक तंत्र 3 बार टर्न किया है। 1950-51 में साम्यवादी मॉडल पर, 1990-91 में पूंजीवादी मॉडल पर और 2020 में भारतीय विकास मॉडल पर। इस 3 टर्न में हमने कहा, जब 2020 में जिस समय मोदी जी तैयारी कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत को घोषणा करने की, उससे पूर्व की वार्ताएं जो चल रही थी, उन्होंने पूछा हम लोगों से कि क्या गड़बड़ी क्या इन मॉडलों के अंदर। हमने कहा इसके 6 बीमारियां हैं, इससे पैदा होती हैं। रशियन मॉडल हो अथवा अमेरिकन मॉडल, यूरोपियन मॉडल हो, इससे 6 दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्या क्या है? पहली है असमानता। जिन देशों में भी ये मॉडल चले हैं, वहां पर सामान्य व्यक्ति में और ऊपर वालों में पूंजी का बहुत बड़ा असमान हो गया है। आप जेफ बेजोस की वो देखिए, क्या नाम है, वैल्यूएशन देखिए। आप इलॉन मस्क की कंपनी जो कल जो है नंबर 1 पर हो गई है, उसकी वैल्यूएशन देखिए और अमेरिका के लास्ट व्यक्ति की देखिए, उसमें डिफरेंस कितना है जानते हैं आप? असमानता कितनी? कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, ये जो बड़ा शोध ग्रंथ आया है, अभी सारी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है इसी, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, थॉमस पिकेटी ने लिखा है, अमेरिकन है। थॉमस पिकेटी ने सारे दुनिया के डाटा दिए हैं और उन्होंने एक डाटा में केवल बोलता हूं क्योंकि आज आत्मनिर्भर और स्वावलंबन भारत का विस्तार क्या वो भी मुझे बताना है। उसने कहा कि दुनिया की 13 कंपनियां पहली और दुनिया की 360 करोड़ आबादी, 720 करोड़ जिस समय उसने वैल्यूएशन किया था, इस समय 720 से भी थोड़ी ज्यादा हो गई। दुनिया की आधी आबादी के पास टोटल जितनी संपत्ति है, 360 करोड़ लोगों के पास दुनिया के जितनी संपत्ति है, उससे अधिक संपत्ति तो केवल इन 13 कंपनियों और उनके प्रमुखों के पास है। तो ये विकास के ये मॉडल, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सारे देश में, सारी दुनिया में असमानता पैदा करता है। अमीर को अमीर करता रहता है, गरीब या तो अपनी जगह पर रहता है या नीचे जाता है। दूसरी दिक्कत इसके कारण से बेरोजगारी पैदा होती है। अमेरिका हालांकि बूढ़ा देश है, जापान दुनिया के सबसे बड़ा देश है, किंतु वहां समस्या क्या है? बेरोजगारी की। यह मॉडल जीडीपी निकालता है, यह विकास निकालता है, यह थोड़ा बहुत पैसा निकालता है, किंतु बेरोजगारी निकालता है। एक उदाहरण अपने देश का भी देता हूं। 2014 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। 2015 और 16 में हम 7.6% जीडीपी निकाल रहे थे, किंतु एट दैट टाइम आल्सो एवरी इकोनॉमिस्ट ऑफ द भारत एंड वर्ल्ड वाज सेइंग क्या? दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक ही बात है ना? हम 7.5 फास्टेस्ट हम पर आ गए थे। 7.6 जब हम आए तो हम दुनिया में फास्टेस्ट हुए, क्योंकि चाइना जो है वो 7% पर आ गया था। फास्टेस्ट ग्रोइंग भारत भी उसकी ग्रोथ के बारे में कह रहा है, इट इज जॉबलेस ग्रोथ। ये बेरोजगारी पैदा कर रहा है, हम नहीं, ये भारत सही दुनिया के इकोनॉमिस्ट बोलते। तो बेरोजगारी पैदा करने वाला मॉडल है, क्यों अपनाना इसको? तीसरी इसके कारण से जो बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, पर्यावरण विनाश। सारी दुनिया इस समय त्रस्त है, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, क्या होगा इस धरती का? समुद्र का पानी बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए पेड़ लगाओ। पेरिस COP2 कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं। इस मॉडल ने प्रकृति के प्रति ऐसा दूषित दृष्टिकोण अपनाया है
कि इन्होंने समुद्र से लेकर चांद तक की धरती को खोज मारा है केवल अपने स्वार्थ के लिए। इसके कारण से पर्यावरण असंतुलित पैदा हो गया, महाविनाश की ओर बढ़ रही है ये धरती इस विकास के मॉडलों के कारण से। चौथा जो इसके कारण से दिक्कत पैदा हुई है वो ये शारीरिक मानसिक व्याधियां बीमारियां पैदा हो गई। कोरोना से तो सारी दुनिया ने देखा ही देखा है। ये कोरोना की महामारी इतनी फैली है, कारण जानते हैं आप? पैदा की चीन ने, उससे हो गई या उसने की ये अलग बात है, लेकिन हुई। लेकिन इसका इतना भयानक रूप क्यों हुआ है? अमेरिका में 2 करोड़ से अधिक, इस समय क्या डाटा है लेटेस्ट मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ और 20 लाख के आसपास वहां के लोग क्यों बीमार हुए भाई? विकास के इस मॉडल ने अमेरिका को, इंग्लैंड को, यूरोप को इतना क्यों तबाह किया है भाई? पाकिस्तान को नहीं किया इतना तबाह, इवन भारत को नहीं किया। भारत को भी तबाह उसी रेशो में थोड़ा ज्यादा हो गया जितनी रेशो में हमने पिछले 30 साल में इस मॉडल को अपनाया, उसका दुख भोगा हमने। अन्यथा अभी भी अगर भारत का रेट देखेंगे आप, दुनिया के मुकाबले में हम कोरोना से सबसे अधिक मामले में निपट पाए हैं। जहां पर ये पूंजीवाद का मॉडल सबसे अधिक था, वहां पर कोरोना ने सबसे अधिक कैजुअलिटी की है। क्यों? इस विकास मॉडल ने उनकी सबको धराशायी कर रखा है। टेक्सास शहर के अंदर जानते हैं आप कितने हार्ट के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं? 116 केवल एक सिटी के अंदर, 116 केवल हार्ट स्पेशलाइजेशन के। क्यों? सारा यूरोप, सारा अमेरिका और अब चाइना भी बीमारियों का, डिप्रेशन का, मानसिक और शारीरिक बीमारियों का घर हो गया है। अमेरिकन कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक बार बोल चुके हैं, उनका ठीक से नाम नहीं आता, रॉबर्ट समथिंग है, 90s में बोल चुके हैं कि अमेरिका हैज बिकम ए ओपन एयर हॉस्पिटल। तो इस मॉडल के कारण से संपूर्ण दुनिया के अंदर शारीरिक और मानसिक व्याधियां जो है वो खड़ी हो गई। फिर पांचवी जो बड़ी हुई, करप्शन हो गया। जापान में 3 सरकारें, अभी तो जो ये जो आए उनके प्रधानमंत्री अभी वो बदले हैं, शिंजो अबे, वो तो नेशनलिस्ट था। लेकिन आप उससे पहले जापान में देखेंगे, जापान 3rd क्या नाम है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर 5 साल के अंदर 8 सरकारें और प्रधानमंत्री बदले हैं। हमारे यहां पर मनमोहन सिंह के ये भ्रष्टाचार नहीं हुए, मनमोहन सिंह तो कोई करप्ट आदमी नहीं था, किंतु ये विकास का मॉडल करप्शन लाता ही है। चाइना में लाया, जहां जहां अमेरिका में लाया, जहां जहां ये विकास का मॉडल गया, इसने करप्शन लाया। उस करप्शन के कारण से सरकारें पलटनी पड़ी। और छठी और सबसे बड़ी इसकी कठिनाई है, ये आतंकवाद और कॉन्फ्लिक्ट लाता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट से हम भारत के लोग पाकिस्तान से परेशान नहीं हैं, चाइना उइगर मुसलमानों से परेशान है, अमेरिका तालिबानियों से परेशान है, फ्रांस, जर्मनी ये क्या नाम है सीरियन क्या नाम है उनसे माइग्रेंट से परेशान है। सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद और कॉन्फ्लिक्ट्स इस विकास के मॉडल से आते हैं। तो इसलिए ये भारत में नहीं, सारी दुनिया में ये इकोनॉमिस्ट का मॉडल जो है ये कोलैप्स हुआ है। दुनिया परेशान है। और भारत ने जिसको राह दिखानी थी सारी दुनिया को, भारत उनकी नकल करने में लगा हुआ था। किंतु अब भारत खड़ा हुआ है। कैसे? भारत में क्या हुआ? भारत में 1990 में जिस समय पर पहला इकोनॉमिक मॉडल फेल हो रहा था, उस समय भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। क्यों? इस प्रकृति की, इस परमात्मा की इच्छा है कि इस दुनिया को सुखी करना है। इस दुनिया को सुखी करने का केवल एक ही मंत्र है, भारत नेतृत्व करे। इसलिए भारत में भारत को खड़ा करना यह प्रथम आवश्यकता थी। इसलिए परमात्मा ने कृपा की, 1947 में राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन हमारे को मानसिक और इकोनॉमिक आजादी नहीं मिली। नो, मैकाले की शिक्षा और मैकाले माइंडसेट भारत में लगातार ट्रेवल कर रहा था, लेकिन 1980, 85, 90 आते आते तक भारत की अंतरात्मा ने जागना शुरू किया, भारत की आत्मा ने विस्फोट करना शुरू किया। और 1990 में, 90 के 1 वर्ष पूर्व 9 नवंबर 1999 में जिस समय पर साम्यवाद का विरोध करते हुए
पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक बर्लिन की दीवार थी। उस दीवार को तोड़ने के लिए 8 लाख वहां के राष्ट्रवादी इकट्ठे हुए थे। उसी समय पर 2 लाख राष्ट्रवादी अयोध्या में इकट्ठे हुए थे और 9 नवंबर को हम अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। साम्यवाद का सूर्यास्त 9 नवंबर 1979 को हो रहा था पूर्वी जर्मनी बर्लिन की दीवार तोड़ते हुए, और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था अयोध्या में 9 नवंबर को शिलान्यास करते हुए। तो 1990 के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था भारत के अंदर। जय श्री राम के नारों के साथ उद्घोष हो रहा था। हम विदेशी दासता के प्रतीक बाबरी चिन्हों को मिटा रहे थे, और केवल बाबरी चिन्हों को नहीं मिटा रहे थे, भारत अपने मनमानस के ऊपर से अंग्रेजियत के भी निशान मिटा रहा था। और भारत का ये लगातार आया। 1990 में राष्ट्रवाद उदय होते हुए सेकंड स्टेप आया। 98 की 1998 10 मई, ध्यान करिए, 10 मई 1998 को भारत ने दूसरा भारत की आत्मा ने अपने आप को मुक्त कराया और भारत ने एटॉमिक विस्फोट की घोषणा कर दी। अटल जी की गवर्नमेंट थी, आते ही उन्होंने 1 महीने के अंदर अप्रैल 1998 में हमारी सरकार आई दोबारा अटल जी की, और 10 मई को हमने पोखरण में विस्फोट किया। ये पोखरण में विस्फोट केवल एटॉमिक विस्फोट नहीं था, नहीं, ये भारत का दुनिया के पटल के ऊपर हम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, इसकी घोषणा थी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगाए, फ्रांस को छोड़कर यूरोप ने प्रतिबंध लगाए, ऑस्ट्रेलिया जैसा पिद्दी देश ने भी प्रतिबंध लगाए। उसने यहां से अपना एम्बेसडर विड्रॉ कर लिया। हम डट के खड़े हुए, हमारे को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हमारे को एटॉमिक बम बनाना जरूरी था। हम दुनिया में अब बराबरी के लेवल पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और सारी दुनिया ने देखा वो प्रतिबंध। अटल जी ने आह्वान किया स्वर्ण बांड का, दुनिया में एनआरआई की ताकत को आह्वान किया कि आप पैसा भेजिए, हमारे पर प्रतिबंध लगे हैं, हम आपको स्वर्ण बांड देते हैं। लोगों ने कहा है स्वर्ण बांड अटल जी दीजिए कि ना दीजिए, आपने विस्फोट कर दिया, ये लो पैसा ले जाओ, भारत को खड़ा करो। ये होता है आत्मनिर्भरता, ये होता है स्वाभिमान, ये होता है स्वदेशी, ये होता है स्वावलंबन। जब आप इसका आह्वान करते हैं, इसका आह्वान 1964-65 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया, इसका आह्वान अटल जी ने 1998 में किया, वो प्रतिसाद देता है, रिजल्ट देता है। और उसके कारण से सारी दुनिया के 1 वर्ष के अंदर अंदर जितने भी इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाई सब निष्प्रभावी हो गए और चुपचाप उन्होंने उठाने शुरू किए। ऑस्ट्रेलिया वाला तो राजदूत जब आया तो अटल जी ने कहा कि इसके कागज भी लेने की जरूरत नहीं है, इसको तो चक्कर ही काटता रह गया बेचारा। और 98 के बाद भारत ये खड़ा होता दिख रहा है। 91-90 में हम लोगों ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, 98 आते आते तक एटॉमिक विस्फोट किया, 2008 में एक तीसरा स्टेप हुआ, जिस समय पर सारी दुनिया के अंदर वो रिसेशन आया। उस ग्रेट रिसेशन के अंदर अमेरिका, यूरोप लड़खड़ा गए। अमेरिका का बैंक था एलबी, लेमन एंड ब्रदर्स, दुनिया की 32 देशों को कैसे बजट बनाना इसकी सलाहें देता था, वो खुद कोलैप्स हो गया। उसके बैंक क्या नाम, अमेरिका की बैंकिंग उसको इंडस्ट्री को बचाने के लिए उनको $725 बिलियन का क्या नाम है देना पड़ा, पैकेज देना पड़ा इमरजेंसी। ये हालत कुछ वैसी थी अमेरिका की जैसी 90 में हमारी थी जब हमने अपना सोना रखा था गिरवी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, उस समय अमेरिका से लेकर चीन तक कोलैप्स होने लगे, किंतु भारत डट के खड़ा रहा। क्यों? भारत ने कहा हम तो आत्मनिर्भर और स्वदेशी वाले लोग हैं भाई। इसलिए आप देखिए सामान्य व्यक्ति से लेकर हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक कहीं लड़खड़ाया नहीं 2008 में, क्योंकि हम तब तक भी इतने लिबरलाइज नहीं हुए थे, तब तक ग्लोबलाइज नहीं हुए थे, तब तक भी हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ हमारे को जरा बैकअप दे रही थी। और चौथा, भारत की आत्मा का विस्फोट हुआ 2014 में। 26 अप्रैल को मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण की। 29 अप्रैल को लंदन के द गार्जियन अखबार ने एक बड़ा आर्टिकल अपना वो किया। उसमें वो लिखता है द गार्जियन कि फर्स्ट एवर भारतीय गवर्नमेंट हैज कम इन इंडिया।
उन्होंने कहा कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी उन सब के मेंटली, उन सब के हार्ट या उनके सब के कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट काम कर रहा था। इवन इन द अटल जी गवर्नमेंट उसने लिखा कि बिकॉज द अटल गवर्नमेंट हैज नॉट फुल मेजोरिटी, इसलिए अटल गवर्नमेंट को भी उन प्रेशर्स में काम करना पड़ता था जिनके इथोस, जिनके रूट्स भारतीय चिंतन में नहीं थे। लेकिन 2014 की नरेंद्र मोदी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार ये वास्तव में आजाद भारत की पहली पूर्णतया भारतीय स्वदेशी सरकार है। मैं सरकार की प्रशंसा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, वो मेरा काम भी नहीं, किंतु मैं बता रहा हूं कि भारत में राष्ट्रवाद ये 5 चरणों में उभरता हुआ दिखाई दिया है। और इसलिए जिस समय पर अभी कोविड आया 2020 के शुरू में, जनवरी, वैसे तो कोविड-19 इसका नाम इसलिए है कि नवंबर 2019 में चीन से ये शुरू हो गया था, इसलिए इसको चाइनीज वायरस का भी नाम दिया गया, किंतु अब हम उसको चाइनीज वायरस दे के ना कोविड-19 था। भारत में पहला केस जो है 16 जनवरी को आ गया था, लेकिन भारत में कड़े रेस्ट्रिक्शन शुरू किए, इसलिए हमारे को उम्मीद थी कि हम इसको गेटवे पर ही रोक लेंगे या बिल्कुल ही इनके जो शुरू में ही एकदम कर लेंगे। किंतु मार्च के मिड आते आते तक 2 महीने तक हमारे को आइडिया पड़ गया कि अब ये वायरस आ ही गया है और अब ये फैलेगा, इसलिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा सख्त लॉकडाउन घोषित किया। लेकिन यहाँ एक स्थिति बताता हूँ, जिस समय पर यह हुआ उस समय हमारी स्थिति क्या थी। हमने 24 मार्च को लॉकडाउन अपना घोषित किया। लॉकडाउन के दिन 24 मार्च को हमारी स्थिति जानते हैं क्या है? जो मेरे को जानकारी मिली कि एक अपने वहाँ की सरकार की उसमें की एक जानकारी आई कि उनसे पूछा गया कि ये कोविड से निपटने के लिए, मार्च के शुरू में ये कोविड से निपटने के लिए चीन और अमेरिका के डॉक्टर और नर्सें जो हैं ये सफ़ेद सफ़ेद सी ये ड्रेस डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि इसको पीपी बोलते हैं। अच्छा, क्या है ये पीपी किट? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट होता है क्या? ये कहाँ है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या, कहाँ से बनती है? भारत में है? भारत में एक भी पीपी किट नहीं बनती। अच्छा, ये कोरोना की टेस्टिंग लैब कितनी है हमारे पास? हमारे पास थी पुणे की केवल एक वायरोलॉजी लैब, केवल 1। चाहिए कितनी? उनका जिस रेशो से फैल रहा है, मई अंत तक हमारे को कम से कम 1000 लैब चाहिए, कोई नहीं आती हमारे पास, है नहीं। इसकी जो टेस्टिंग किट रहती है वो क्या है हमारे को नहीं पता, कहाँ होती है, किसका, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या, नहीं पता। ये कोरिया से या उसी चीन से आती है जिस चीन ने ये वायरस भेजा है। इसकी कोई दवाई है क्या? दुनिया में कोई दवाई नहीं, हमारे पास तो होने का सवाल नहीं। जब मरीज ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर कितने चाहिए? तो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि 2 लाख वेंटिलेटर मई अंत में मुझे चाहिए, और हम मार्च के मिड में खड़े थे कितने? 40,000 वेंटिलेटर पर। 45 वर्षों में भारत ने बनाए 40,000 वेंटिलेटर, और हमारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमारे को 2 लाख वेंटिलेटर मई अंत में चाहिए। कहाँ से लाएंगे? भारत खुले हाथ खड़ा था, नंगा, 138 करोड़ आबादी के साथ। किंतु भारत का सौभाग्य कि भारत में एक स्वदेशी के विचारों पर चलने वाली एक राष्ट्रवादी सरकार थी। ऐसी भयानक परिस्थिति में, इतिहास में जो कई बीमारी नहीं, ऐसी भयानक बीमारी दरवाजे पर खड़ी थी और हम खाली हाथ खड़े, ना अपने डॉक्टरों को देने के लिए किट, ना अपने डॉक्टरों को देने के लिए कपड़े, ना अपने क्या नाम है चिकित्सा का स्ट्रक्चर, ना वेंटिलेटर, ना दवाई, खुले हाथ। 138 करोड़ आबादी, क्या तबाही मचेगी कह नहीं सकते। अमेरिका और यूरोप के कोलैप्स होने की, जिनके बजट हमारे से 300 गुना अधिक थे मेडिकल बजट, उनके कोलैप्स होने के समाचार देख रहे थे। ब्राजील का राष्ट्रपति रो रहा था। इटली के राष्ट्रपति क्या नाम है उसके, हालांकि फोटो के बारे में आया कि वो ऐसा नहीं था, लेकिन कुल मिला के उदास था। इंग्लैंड का क्या नाम है प्रधानमंत्री, ये खुद कोविड से अंदर चला गया था हॉस्पिटल में। हमारा क्या होने वाला है? उस समय पर विदुर की याद आई। महाभारत में विदुर का हम जानते हैं, विदुर ने एक जगह कहा है कि यदि आपको 5 या 7 शत्रुओं से लड़ना हो तो आपको उत्तम शस्त्र चाहिए। शस्त्र कहते हैं तलवार को, तीर को, ये धनुष को, ये गदा, ये शस्त्र होते हैं, यानी जो सीधे लड़ा जा सके। आपको 5 या 7 से रक्षा करनी है तो आपको शस्त्र की जरूरत है।
आपको अगर सैकड़ों और हजारों से शत्रुओं से निपटना है तो आपको अस्त्र की जरूरत है। अस्त्र यानी क्या होता है? दूर से फेंका जाने वाला। हवाई जहाज है, मिसाइल है, एटॉमिक बम है, ये अस्त्र होते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण समाज को अगर करना हो तो आपको मंत्र विप्लव करना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं कि मोदी जी ने विदुर की इस नीति को रखा या नहीं रखा, किंतु प्रैक्टिकल तो यही उन्होंने प्रयोग किया। उनको ध्यान में आ गया कि भारत को मंत्र विप्लव पर डालना होगा। ये इतने से बने नहीं कि 15,000 करोड़ रुपए का बिल उनको बताया गया कि 15,000 करोड़ रुपया मार्च के एंडिंग में हमारे को तुरंत निकालकर विदेश भेजना पड़ेगा, पीपी किट लाने के लिए, टेस्टिंग किट लाने के लिए, लैब लाने के लिए, वेंटिलेटर लाने के लिए। और आपको हर एक प्रधानमंत्री को फोन करके करने पड़ेंगे, सर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, 200 वेंटिलेटर भेज दीजिए, हम डॉलर भेज रहे हैं आपको। सर हमारे को पीपी किट भेज दीजिए 10 लाख, हम आपको क्या नाम है अगले ही उससे क्या नाम है पैसे भेज रहे हैं। और जैसे वो क्रायोजेनिक इंजन मांगने के लिए राजीव गांधी ने दुनिया के हाथ जोड़े, किसी ने दिए नहीं। इसकी संभावना है कि दुनिया कह दे हमारे पास अपने नहीं पूरे पड़ रहे, तुम्हारे को क्या दें, इसलिए मोदी जी खाली हाथ रह जाओगे। मोदी जी ने कहा ठीक, हम दुनिया से मांगेंगे नहीं, हम आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करेंगे, हम स्वावलंबी भारत का आह्वान करेंगे, हम स्वदेशी का आह्वान करेंगे। और उन्होंने फोन किया तिरपुर की इंडस्ट्री को, सचिन ने फोन किया लुधियाना की इंडस्ट्री को कि सरकार ने निर्णय लिया है हम दुनिया से नहीं मंगवाएंगे, पीपी किट हमारे को यहीं चाहिए, हमारे को टेस्टिंग लैब यहीं पर बनानी है, वेंटिलेटर यहां बनाने हैं, हमारे को टेस्टिंग किट यहां बनानी है। रातों रात आह्वान हुआ। आप कोई कहता है कि ये आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत, स्वावलंबी भारत का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत काम करता है? भारत ने नहीं, दुनिया ने देखा है कि यह सिद्धांत काम करता है। जिस समय पर 26 मई को हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन मांगी, क्या हम पीपीई किट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वाह। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके कहते हैं मोदी जी तू दोस्ती तो बड़ी करता है भाई, लेकिन ये हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन की गोलियां ये बड़ा काम कर रही हैं इस समय पर, ये केवल तुम्हारे पास ही बनती है, इसको भेज जरा, प्लीज 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 भेजो जरा। जब वेंटिलेटर हमारे मैसूर के ही हैं वेंटिलेटर, उन्होंने अपना डिजाइन कहा कि मैं डिजाइन बनाता हूं लेकिन मैं महीने में 12 से ज्यादा वेंटिलेटर नहीं बना सकता, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, आप इसको ले जाओ। डीआरडीओ बनाए, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए, कोई बनाए जिनके पास कैपेसिटी है, महिंद्रा बनाए, मारुति बनाए। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी एक भी वेंटिलेटर हमारे को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, सारे के सारे हमने मेड बाय भारत और यहीं पर ही बनाए। हम स्वाभिमान के साथ खड़े रहे, हमने कोई पैसा बाहर नहीं भेजा। हमने पीपी किट हो या टेस्टिंग किट हो या लैब हो या क्या नाम है वेंटिलेटर हो या दवाइयां हो, हमने स्वयं निर्माण कर ली ना। अगर दुनिया का भी इतिहास लिखा जाने वाला है, कोविड-19 से सबसे बड़े उससे क्या नाम है अच्छे ढंग से दुनिया का कौन सा देश निपटा, तो वो भारत निपटा। और भारत क्यों निपटा? क्योंकि भारत ने स्वावलंबन, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का उपयोग किया। तो ध्यान रखिए। और केवल हमें नहीं, ये स्वदेशी का, ये स्वावलंबन का भाव ये दुनिया में सहायता करता है। मैं 2 उदाहरण बताता हूं आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जापान पर एटॉमिक हमले हुए, हम जानते हैं। जापान तो सरेंडर देश हो गया था, इकोनॉमी नेगेटिव में हो गई थी। क्या करना? जापान ने इसी आत्मनिर्भर जापान, स्वदेशी जापान, स्वावलंबी जापान का आह्वान किया। आज आप देखते हैं 1900 भारत की ग्रोथ स्टोरी 1947 में शुरू हुई, जापान की 1945 में शुरू हुई, लगभग बराबर शुरू हुई। जापान की साइज क्या है? 13 करोड़। जापान का जमीन क्या है, ज्योग्राफी क्या है? हमारा कुछ भी नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, जापान के पास कुछ भी नहीं। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ से लैंड लॉकिंग है उसकी। उबड़ खाबड़ है, दुनिया में सबसे अधिक भूकंप वहां आते हैं, एटॉमिक हमले वहां हुए थे, लाखों लोग मर गए थे, सरेंडर किया हुआ देश था। किंतु स्वदेशी पर, स्वावलंबन पर, आत्मनिर्भर के सिद्धांत पर चला। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। क्यों? जापान ने इंपोर्ट नहीं किया। भारत में आज भी जो कारें हैं, आप लोग आए हो सारे कारों के ऊपर,
आप लोग अपनी कारें चेक करिए, यहाँ पर हाथ खड़ा करवा दूँ तो मुझे पास डाटा है सारे देश का। आज भारत में स्वदेशी कारें केवल 13% चलती हैं। 87% हमारे यहाँ पर कारें जो है विदेशी चलती हैं। हमारे यहाँ महिंद्रा और टाटा को छोड़कर बाकी सब विदेशी है। और जापान में आप जानते हैं, जापान में 96% स्वदेशी कारें चलती हैं। हमने पता कराया कि ये 4% कौन लोग हैं जापान में जो विदेशी कारों का प्रयोग करते हैं, तो 4 में से भी 3% वहां के सुपर रिच लोग हैं जिनके पास वास्तव में अपने ने तो स्वदेशी कारें ही करती हैं, लेकिन पैसा बहुत है, जरा ठीक ठाक है हमारे मोदी जी जैसा होगा ठीक ठाक है तो क्या शौकिया तौर पर उन्होंने कुछ एक कार घर में जैसे होता है 2-2 कारें रखते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर सुपर रिच तो लोग लगते हैं, तो अपने आप पर अपने यूज की कार तो उन्होंने स्वदेशी ही रखी है। हाँ, शौकिया तौर पर चलो एक एसयूवी अमेरिकन या जर्मनी की भी ले जाओ, कहीं की ले आओ, इसलिए वो 3% लोग भी वही दूसरे। जापान ने हर एक चीज में स्वदेशी मेड बाय जापान यही रखा। विश्व व्यापार करते हैं लेकिन हमारी तरह नहीं करते, वो अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से करते। तो इसलिए इसका प्रयोग जापान ने किया। जापान 3rd बड़ी इकोनॉमी हो गया ध्वस्त होने के बाद। इसका प्रयोग इजराइल ने किया 1800 वर्षों की पराधीनता के पश्चात। इजराइल ने कहा व्हाटएवर विल बी मेड इन इजराइल दैट विल बी मेड बाय इजराइल इज यूज। अरे इजराइल, जापान तो फिर 13 करोड़ देश है, इजराइल क्या देश है? इतना बड़ा ग्लोब भी लगा हो और उसमें मैं कहूं कि आप खड़े होकर इसमें इजराइल ढूंढ दीजिए, आपके ग्लोब के भूगोल के अध्यापक भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? उसका साइज ही इतना छोटा। आज उसकी जाकर आबादी हुई है 94 करोड़ सॉरी लाख, 1 करोड़ नहीं हुई उसकी आबादी इजराइल की। लेकिन आपको मालूम है इजराइल भारत एक कितना बड़ा कंट्री, 138 करोड़ का देश, हमारी इकोनॉमी का साइज देखो क्या जबरदस्त है, लेकिन भारत को $4 बिलियन के तो हथियार भेजता है इजराइल। सारे यूरोप को फूल और क्या नाम है फ्लोरिकल्चर और ये फ्रूट, ये हॉर्टिकल्चर, ये सारे का सारा इजराइल भेज रहा है। तीसरा उदाहरण बताता हूं, वियतनाम का। 60s में तृप्ति बैठी हैं, क्या नाम है मिलिट्री ऑपरेशंस की मालूम होगा। 60-70 में 60 से 70 के दशक में अमेरिका ने 10 साल तक वियतनाम के ऊपर हमले किए, युद्ध किए। उस वियतनाम के हमले के अंदर इतना खतरनाक युद्ध था कि 55,000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। आप 55,000 अमेरिकी सैनिकों को मारे जाने का मतलब समझ सकते हैं कि वियतनाम कितना बर्बाद हुआ होगा। अपनी बर्बादियों के ढेर पर, अपने गिरे हुए मकानों के मलबे के ढेर के ऊपर हो ची मिन वियतनाम का राष्ट्रपति कहता है मैं स्वदेशी के आधार के ऊपर, मैं वियतनामीज के आधार के ऊपर अपने देश को खड़ा करूंगा। आज आप चीन से जब कंपनियां निकली हैं, आप जानते हैं सबसे ज्यादा कहां गई हैं? चीन से कोविड के बाद निकलने के पश्चात सबसे ज्यादा कंपनियां भारत में नहीं आई हैं और किसी देश में नहीं गई हैं, वो वियतनाम में गई हैं। भारत में केवल 14% आई हैं, 14% 300 के आसपास गई हैं, बाकी तो ज्यादा गई भी नहीं। आज वियतनाम की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से 6 गुनी अधिक है। हम 148वें नंबर पर हैं, वो तो मेरे ख्याल 42वें 43वें नंबर पर। मैं ये क्या कह रहा हूं कि स्वदेशी का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत जापान को अगर 3rd बड़ी इकोनॉमी बनाता है, ये सिद्धांत अगर इजराइल को दुनिया की 4th बड़ी मिलिट्री क्या नाम है बना देता है, ये सिद्धांत अगर वो हुए खंडर के ढेर में बदल चुके वियतनाम को अगर खड़ा कर सकता है, तो भारत को क्यों नहीं खड़ा कर सकता? और कोविड में हमने देखा है कर सकता है, आगे भी करेगा ही। इधर ध्यान कर लीजिए। अब हमारे खड़े होने का समय आ गया। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में गया था भोपाल में, वहां पर एक इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर थे। वो बोलने लगे सर एक मैं बात बताऊं, अभी मैंने स्पीच शुरू नहीं की थी, कि सर व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द आत्मनिर्भरता, दिस इज ए फुलिश आइडिया। मैं क्यों? कहने लगे दुनिया में कोई भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ये कौन सी दुनिया की आप बात कर रहे हैं? आर यू वांट टू क्लोज डोर इकोनॉमी एंड इज इट पॉसिबल एंड यू आर ऑन द सुसाइड क्या नाम पाथ। इतना बड़ा प्रोफेसर डीन था एक उसमें यूनिवर्सिटी में, वो मेरे को कह रहा था यू आर ऑन द सुसाइड पाथ। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं?
कह रहे कि ये जो दुनिया है ये इंटरडिपेंडेंट है। आप ये क्या नाम है इसकी बात कर रहे हो, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल। मैं कहा मैं भी जानता हूं, ये दुनिया ही नहीं, ये संपूर्ण प्रकृति ये इंटरडिपेंडेंट है। मैं जानता हूं कोई भी चीज, ये पेड़ है, ये केवल अपने आप पे नहीं खड़ा, इसको सहारा चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या नाम है उसके से, क्या नाम है आकाश में से, इधर से पानी चाहिए, का आवश्यकता पड़ने पर खाद चाहिए, ये डिपेंडेंट है किसी दूसरे के ऊपर। इस दुनिया और इस प्रकृति में एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। लेकिन मैंने कहा एक बात समझ लीजिए, इंटरडिपेंडेंट की अनिवार्य शर्त क्या है? इंटरडिपेंडेंट की अनिवार्य शर्त है इंडिपेंडेंट। बट नाउ, एज ऑफ नाउ, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, भारत इज नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट। हम तो निर्भर हैं, परस्पर निर्भर, ये अंतिम दृश्य है। परस्पर निर्भर कौन हो सकता है? मैं और ये। परस्पर निर्भर कब हो सकते हैं? जब हम दोनों बराबर हैं, मैं कुछ इनकी सहायता कर सकता हूं, ये कुछ मेरी कर सकते हैं, तब तो हुई परस्पर निर्भरता। लेकिन मैं अपने आप पर ही नहीं खड़ा हूं, अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता हूं, मैं तो डिपेंडेंट हूं, मैं तो इतना बच्चा हूं कि मेरे को ही उठा के चलना पड़ेगा। आप डिपेंडेंट? हाँ, यस, भारत एज ऑफ नाउ इज वेरी मच डिपेंडेंट। हमारा एनर्जी बिल, ये जितनी आप पेट्रोल गाड़ियां करते हो, अगर मिडिल ईस्ट के देश आज रात को फैसला कर दें कि हम भारत को तेल नहीं भेजेंगे, हमारा तेल 3 देशों से सबसे अधिक आता है। सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता है, ईरान, इराक, कतर वगैरह इनसे, फिर आता है नाइजीरिया से, फिर आता है रूस से। अगर ये 3 देश आज रात को फैसला कर दें कि हम तेल नहीं भेजेंगे, ध्यान करना, कल भारत को सरेंडर करना पड़ेगा। अपने $415 बिलियन के इंपोर्ट में $110 बिलियन इंपोर्ट है हमारा एनर्जी का। हम एनर्जी वाइज जरा भी अपने इंडिपेंडेंट नहीं है, हम तो पूरा का पूरा इन 3 देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। $110 बिलियन इनको देते हैं, तेल दे दो, हमने अपने कारें चलानी है, तेल दे दो, हमने अपने रक्षा के टैंक चलाने हैं, तेल दे दो, हमने अपने वाहन चलाने हैं, फैक्ट्रियां और कंपनियां चलानी है। एनर्जी वाइज हम कहाँ डिपेंडेंट है? हम डिफेंस में, जिसके बिना कोई देश सर्वाइव नहीं कर सकता, यू नो, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द, क्या नाम है ये, वेपनरी। $52 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है, हमारे से ऊपर केवल सऊदी अरेबिया $55 बिलियन के साथ। हम दुनिया को, कभी रूस को कहते हैं S-400 की मिसाइल दे दो भैया, नहीं तो हमारा क्या नाम है, चीन की निगाह में हमारा दिल्ली है। हम कभी इसको कहते हैं अमेरिका वालों को, अरे भाई ड्रोन दे दो बढ़िया से, नहीं ड्रोन तो आजकल हम इजराइल से मंगवा रहे हैं, इनसे हम कहते हैं शिपिंग दे दो हमारे को। फ्रांस को कहते हैं अरे भाई राफेल दे दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे, चीन से लड़ नहीं पाएंगे लद्दाख में हमारे सैनिक। हम कभी फ्रांस के राष्ट्रपति का हाथ जोड़ रहे हैं, कभी रूस को जोड़ रहे हैं, पुतिन को, कभी डोनाल्ड ट्रंप को हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? हमारी रक्षा बनाने के लिए हमारे पास है ही नहीं। हम तो ऐसे आत्मनिर्भर और मूर्ख लोग हैं। मैं कहता हूं एनर्जी और डिफेंस छोड़ दीजिए, हम तो अपनी झालरें नहीं बना पाते। अरे झालरें छोड़ दीजिए, गणेश और चाहे इसकी लक्ष्मी की मूर्तियां हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कौन सा देश है? हम इंटरडिपेंडेंट की बात करने वाला का अधिकार है क्या हमारे को? बच्चे को अधिकार है क्या किसी पहलवान से लड़ने का? बच्चे को पहले युवा होना चाहिए, अपने पट्टे मजबूत करने चाहिए, अपना शरीर मजबूत करना चाहिए, तब तो किसी ललकारे किसी को। इसलिए भारत को सबसे पहले डिपेंडेंस से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट आना है। इंडिपेंडेंट आदमी कह सकता है अच्छा आओ हम तुम्हारे से दोस्ती करते हैं। कमजोर आदमी की अरे वो छोड़ दो, ब्रह्मा जी भी नहीं सुनते। एक बार कहते हैं कि ये जो था मेमना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, एक बार मेमना जो है, मेमना समझते हैं ना आप, बकरी का बच्चा, ये एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी मेरे को आपसे बड़ी, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा, जो देखता है मेरे को मारने को दौड़ता है, जो देखता है मेरे को खाने को दौड़ता है, तो आपने ऐसा क्या किया? मैं आज जरा हिसाब किताब लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? कहते पता नहीं आपने क्या मेरे को बनाया, हर कोई मेरे को ही खाने को दौड़ता है। ब्रह्मा जी कहने लगे चला, कहता नहीं आज मैं उत्तर लेकर जाऊंगा।
ब्रह्मा जी कहने यार उत्तर लिए बिना चला जा। चले क्यों? कि मेरा भी तेरे को खाने को ही जी करना है। कमजोर आदमी। और देवता बलि किसकी लेते हैं? हमारे यहाँ कहा है अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घात कहा। अश्वम नैव घोड़े की बलि नहीं दी जाती, गजम नैव हाथी की नहीं दी जाती, व्याघ्रम नैव च नैव च व्याघ्र की शेर की तो कभी सुना ही नहीं कि बलि दी जाती हो। अजापुत्रम बलि दद्यात् बकरी के बच्चे की ही बलि दी जाती है। देवो दुर्बल घात का देवता भी दुर्बल की जो है और घातक होते हैं। इसलिए भारत ने 1998 को विस्फोट किया। नहीं, अब हम दुर्बल नहीं रहेंगे। इसी भारत ने अभी 2020 की 12 मई को घोषणा की हम आत्मनिर्भर बन के खड़े रहेंगे। हम दुनिया के अंदर इंटरडिपेंडेंट के सिद्धांत को मानते हैं, उसी के लिए हम बलवान हो रहे हैं, उसी के लिए खड़ा हो रहे हैं। उसके लिए अनिवार्य है हम हर एक चीज के अंदर अपने यहाँ पर बना हुआ प्रयोग करेंगे। और आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, खुशी की समाचार दे रहा हूं, भारत ने ऐतिहासिक तेजी के साथ कह रहा हूं आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आना शुरू कर दिया है। और प्रकृति भी साथ दे रही है। कैसा? आपको समाचार दूं, इस वर्ष हमारे पास चावल तो सरप्लस है। इस वर्ष हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के यहां पर कुछ प्रकृति की थोड़ी गड़बड़ी हुई, जो भी हुई, 2.5 लाख टन बासमती हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अभी तालियां बजाने वाला अगला जो समाचार बता रहा हूं कि जिस चीन के इंपोर्ट से हम परेशान, $60 अरब के प्रतिवर्ष के इंपोर्ट से हम परेशान, उसको 35 वर्षों बाद पहली बार भारत चावल का एक्सपोर्ट कर रहा है। और भारत से 10,000 टन चावल पिछले हफ्ते चीन को चला गया है। चीन अब हमारे से हाथ मांग रहा है। कारण क्या जानते हैं आप? प्रकृति साथ दे रही है हमारा। चीन क्या कोविड होने के बाद चीन के लोग तो खाते ना कीड़े मकोड़े, ये फलाना ठिकाना, ये सब खाते हैं, वहां तो यही चलता है। वहां पर ये चमगादड़ खाने से ही सारा कोविड और कभी मार्स कभी सार्स ये फैलता है, वो परेशान। अब वहां की 24-25% आबादी शाकाहारी हो रही है। अब चीन में तो इतना चावल और वो गेहूं पैदा होता नहीं, तो क्या करें इसी साल, क्योंकि वो अभी अभी हुई है। इसलिए उन्होंने देखा दुनिया में किसके पास है, दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता चावल तो भारत के पास है। इसलिए चीन के कंपनियों ने हाथ जोड़ के भारत को ही कहा, जिससे हमारे लड़ाई कर रहे हैं। हम तो उनका इंपोर्ट रोक रहे हैं। हमने तो उनके इंपोर्ट में जो हमारा $75 बिलियन का इंपोर्ट था उसको 35 पर ला दिया है। और वो हमारे को हाथ जोड़ के कह रहा भैया चावल दे दो, कुछ खाने को दे दो, तो हमारा काम चल जाए हमारे चाइना। हमने जिस डिफेंस की मैं बात कर रहा हूं, 2013 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस का वेपनरी था केवल 500 करोड़ का। अभी मैंने 20 दिन पहले राजनाथ सिंह जी का रिपोर्ट पढ़ी है, हमारे रक्षा मंत्री ने गर्व से कहा इस वर्ष का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है 10,800 करोड़ रुपए का, और हम 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने वाले वेपनरी का। हमने अब मूर्तियां मंगानी चीन से बंद कर दी हैं, झालरें मंगानी बंद कर दी हैं, सब कुछ बंद कर दिया है, जरा ध्यान रखना। और जो अगला बता रहा हूं, मैं रहने वाला हूं पानीपत का। पानीपत के अंदर चाइनीज कंबल इसने 2003-4 से आना शुरू किया। 2013-14 तक लगातार चाइनीज कंबल आने कारण से पानीपत की 85% इंडस्ट्री बंद हो गई। हमने स्वदेशी का स्वावलंबन का आह्वान किया। पानीपत के अंदर अब चीन का माल आना 0% हो गया है, सब कुछ पानीपत में बनना शुरू हो गया है। और अगला समाचार मेरे को प्रीतम सिंह वहां के कंबल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, सतीश जी आप स्वदेशी के बड़े प्रचारक हो, जो आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूज होती है वो मैं देने को तैयार हूं। मैंने क्या कि मैंने इस बार पहली शिपमेंट भेजी है, 10 लाख का कंबल पानीपत में बना हुआ बीजिंग को एक्सपोर्ट किया है। हम आत्मनिर्भर नहीं, दुनिया में हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन की हमारी दवाई ये दुनिया के 125 देशों में गई है। और परसों तो मोदी जी ने बता ही दिया, दुनिया को इस समय पर सबसे अधिक जरूरत किस चीज की है? कोरोना वैक्सीन की। हमारी 2 वैक्सीन, एक पार्टनरशिप विद ऑक्सफोर्ड और दूसरी पूरी तरह इंडिपेंडेंट, 2 वैक्सीन आ गई हैं।
16 तारीख से लगनी शुरू हो गई है, मंजूरी में 16 तारीख से लगनी शुरू हो जाएंगी, मंजूरी मिल गई है। और हमारे को ऑर्डर कितने देशों से मिले मालूम है? और यहाँ एक बार मैं पहले जानकारी भी दे दूं, फार्मा के अंदर और खासकर इस वैक्सीन के मामले के अंदर दुनिया भर में पोलियो का वैक्सीनेशन सबसे बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग चीज़ों का वैक्सीनेशन होता है बच्चों का खासकर। दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन बनती हैं उनमें से 65% अकेले भारत में ही बनती हैं। और इस समय पर क्योंकि देखने का दृष्टिकोण अमेरिका का, यूरोप का, चीन का क्या है कि लूटो, इसलिए फाइजर की और मॉडर्ना की रेट क्या है निकले मालूम है? फाइजर का रेट है 4700 रुपये 2 डोज का और मॉडर्न का है 5400 रुपया। भारत ने क्या रेट निकाला है जानते हैं? और यहां मैं बता दूं, ये उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं हुआ है, ये अमेरिका की इस पूंजीवादी मॉडल की, उनकी ईसाइयत की पढ़ाई ऐसी शिक्षा है, खर्चा उनका भी 100 रुपया पर डोज है। पर वो जानते हैं इस समय अमेरिका और इंग्लैंड के लोग मजबूर हैं अपने ही लोगों को निचोड़ने के लिए 100 रुपए की मेडिसिन 5400 रुपए में बेच रहे हैं। हमने कहा 100 रुपए की मेडिसिन 100 रुपए में ही बेचेंगे। और केवल भारत में नहीं, हमने कहा कि इस विषय में हम दुनिया से कमाई का नहीं करेंगे, हमारे को कमाई के बड़े साधन मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। और हम दुनिया में 126 देशों को वैक्सीन देने की तैयारी कर रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह भारतीय विकास का मॉडल का भारत। इस नाते से संपूर्ण दुनिया के अंदर इस समय पर भारत एक बड़ी शक्ति के नाते से उदय होकर आ रहा है और उसका समय भी आया है। इस नाते से हम उसका प्रयोग भी करेंगे। जरा मैं समाप्ति की तरफ बढ़ूंगा। इस समय पर दुनिया को भारत की आवश्यकता है क्या है, मैंने पहले बता चुका हूं। पश्चिमी एक दार्शनिक हुआ है, उसका नाम है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, वो वाक्य है, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया में उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। भारत में स्वदेशी का समय आ गया है और दुनिया में भारत का समय आ गया है। वी हैव टू लीड। चाइना से दुनिया परेशान हो गई है, अमेरिका और यूरोप कोलैप्सिंग के रेट पर है। दुनिया के पास केवल एक ऑप्शन है, भारत भारत भारत। और भारत अब अपने आप पे खड़ा हो गया है, आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया है, स्वावलंबी भारत अब खड़ा हो गया है। अब हम दुनिया से आंख मिला के आंख करते हुए संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए, संपूर्ण मानवता को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिसकी दरकार सारी दुनिया को है उसके लिए भारत तैयार है। हम सब स्वदेशी के लोग, हमारा परिवार का एक बैनर, ये हमारा ही अपना एक कार्यक्रम है शुरू किया हुआ, दिल्ली से हम करते हैं ताकि बाकी जगह के सब परिवार भी जुड़ जाए हमारे साथ। अपनी परिवार व्यवस्था को भी मजबूत करना है, अपने भारत को मजबूत करना है। इसलिए हम इस सारी तैयारी में इस बड़ी सेना के एक सैनिक के नाते से हमारा परिवार के कार्यकर्ता जुटें, एक विजयी सेना की हम तैयारी करें। संपूर्ण दुनिया ये तैयारी कर रही है। आओ विजयी सेना के नायकों, हमारा परिवार वालों आ जाओ, आ जाओ स्वदेशी वाले आ जाओ। वो स्वागत करने को तैयार खड़े हैं। हम जरा सज धज के जरा तैयारी करें, चलो विजय पथ के ऊपर, चलो संपूर्ण मानवता को सुखी करने के लिए और एक ही उद्घोष लगाते चलें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।